अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के चैप्टर 4 जो है उसको देखेंगे, एनर्जी एंड पोटेंशियल। इसमें अगर आप रिकॉल करें, हमने जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है जो हमने डिस्कस किए हैं, उनमें हमने ये देखा कि चैप्टर 2 में बेसिकली हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया। कूलम्स लॉ की मदद से हमने कहा कि कैसे हम कूलम्स लॉ देखा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस और फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। और फिर हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वो हमने देखा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो, उसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। या अगर कहीं पे हमारे पास लाइन चार्जेस हैं तो उसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। या कहीं पे अगर हमारे पास सरफेस चार्जेस हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक जो है वो कूलम्स लॉ थी चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 3 के अंदर जब हम आए तो चैप्टर 3 में हमने गाजिस लॉ को जो है वो बेस बनाया। गाज लॉ को बेस बनाते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की। अभी हम चैप्टर 4 के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम एनर्जी और पोटेंशियल जो है उसको डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि जैसे कूलम्स लॉ और गाजिस लॉ की मदद से हम फ्लक्स डेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल को यूज़ करते हुए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और कहीं पे हमने देखा कि कोई ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कूलम्स लॉ इजीली हमें सोल्यूशन दे देता है, कहीं पे गाजिस लॉ हमें इजीली सोल्यूशन दे देता है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे पोटेंशियल की मदद से हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम एनर्जी और पोटेंशियल जो है उसको डिस्कस करेंगे। एनर्जी एक्सपेंडेड मूविंग ए पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर लाइन इंटीग्रल देखेंगे, फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जाएंगे, और पोटेंशियल फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, और फिर आखिर पे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट। और आई थिंक इसके बाद भी है डाइपोल, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम पहले टॉपिक के ऊपर आएँ कि एनर्जी एक्सपेंडेड मूविंग ए पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डेफिनेशन हमने जो चैप्टर 2 के अंदर पढ़ी थी, तो दैट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वी विल हैव टू exert ए फोर्स, मीनिंग दैट वी विल हैव टू expend एनर्जी। और if the charge is to be moved in the direction of the field, the energy expenditure turns out to be negative, as we do not do this task, the field does. तो अगर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज को मूव करना है तो दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है तो दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव। और ये ग्रेविटी से हम इसकी एनालॉजी कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क का मतलब है टू मूव एन ऑब्जेक्ट हायर, उसके वो पोटेंशियल जो है वो गेन कर रहा है। और नेगेटिव वर्क का मतलब है टू मूव एन ऑब्जेक्ट लोअर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अगर हम देखें, सपोज वी विश टू मूव ए चार्ज क्यू ए डिस्टेंस डी एल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द फोर्स ऑन क्यू अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज क्यू है और अगर उसको हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है इस चार्ज के ऊपर वो भी इसी डायरेक्शन में है, राइट साइड पे। लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी इस चार्ज को किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, या हम किसी भी डायरेक्शन में इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं या डीएल डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी दैट फोर्स इज क्यू ई, चूंकि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। ई सब्सक्रिप्ट जो है वो यूज हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है इस चार्ज के ऊपर दैट इज एफ ई। अब where the subscript reminds us that the force arises from the field, the component of this force in the direction dl which we must overcome is, अब जिस डायरेक्शन में हम इस चार्ज को मूव करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में इस ई का या इस एफ का जो भी कंपोनेंट है उसे हमें ओवरकम करना जरूरी होगा। अब हमने देखना है कि इस ई या एफ का डीएल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, उसका हम किसी भी डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं।
तो ए डॉट ए एक्स दैट गिव्स अस द कंपोनेंट ऑफ ए इन द एक्स डायरेक्शन विच इज ए एक्स। तो यहाँ पे भी ई या एफ का, फॉर एग्जांपल एफ है तो एफ का कंपोनेंट जो कि डीएल डायरेक्शन में, और ये डीएल कहीं पे भी हो सकती है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ये दाएं बाएं कहीं पे भी डीएल किसी डायरेक्शन में भी हम चार्ज को मूव कर सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में जो ई या एफ का कंपोनेंट है वो बेसिकली एफ का, ये जो डीएल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है एल, तो एफ का एल के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल गिव अस द कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डीएल डायरेक्शन। तो उस कंपोनेंट को ओवरकम करना जरूरी होगा अगर हम इस चार्ज को डीएल डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एफ का कंपोनेंट जो कि एल डायरेक्शन डीएल डायरेक्शन में है, एफ ई एल विल बी इक्वल टू एफ डॉट ए एल, ये फोर्स है, ये ए एल है, तो एफ डॉट ए एल, और एफ क्योंकि क्यू ई के बराबर है तो क्यू ई डॉट ए एल ये हमारे पास आ जाएगा, वेयर ए एल इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल। तो ये हमारे पास फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि डी एल डायरेक्शन में है, दैट वी मस्ट हैव टू ओवरकम टू मूव द चार्ज। Now, the force that we must apply is equal and opposite to the force associated with the field. ये तो वो फोर्स थी जो फील्ड अप्लाई कर रही थी चार्ज के ऊपर। अब हमें अगर हम चार्ज को किसी और डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो हमें इसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे चल के ये देखेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उसको मूव करेंगे तो करना चाहते हैं तो वो बेसिकली यही फोर्स होगी, और उसमें जो है वो नेगेटिव साइन जो यहाँ पे मौजूद रहेगा। आगे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक इसका केस डिस्कस करेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होप थोड़ी सी आपको बेहतर होगी। तो फोर्स अप्लाइड जो है वो एफ ई एल के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू ई डॉट ए एल, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस। एनर्जी जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं तो एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस, दैट इज द डिफरेंशियल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स मूविंग अ चार्ज q इज डी डब्ल्यू। डिफरेंशियल वर्क डन की अगर बात करें, डी एल लेंथ चूंकि मूव कर रहे हैं डिफरेंशियल लेंथ, तो डिफरेंशियल लेंथ जब कोई चार्ज ट्रेवल करेगा तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी डी डब्ल्यू डिफरेंशियल वर्क। डिफरेंशियल वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस। तो ये है फोर्स अप्लाइड, माइनस क्यू ई डॉट एल इज फोर्स अप्लाइड, और डी एल जो है वो डिस्टेंस है। तो ये हम इसको ये कह सकते हैं कि स्केलर टर्म्स में इसको लिख रहे हैं, क्योंकि एफ अप्लाइड इज माइनस क्यू ई डॉट एल इंटू डी एल, और ए एल डी एल को हम अगर इकट्ठा करके लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। डी एल मैग्नीट्यूड है, ए एल डायरेक्शन है, तो इसको डी एल वैक्टर के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल। तो ये बेसिकली हमारे पास जनरल इक्वेशन है, ये वाली जनरल इक्वेशन है, ये वाली भी जनरल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किस चार्ज को मूव करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अभी हम उसकी एक एक जो है उसकी दो दो केसेस, दो एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जांपल केस वन हम देखते हैं कि जिसमें हम इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके अगेंस्ट हम इसको मूव करना चाहते हैं। तो ये जो जनरल इक्वेशन थी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट ए एल डी एल, तो यहाँ पे ई डॉट ए एल इस केस में ई राइट है, ए एल लेफ्ट है, इनका आपस में एंगल 180 डिग्रीज होगा, तो ई डॉट ए एल माइनस वन के बराबर आ जाएगा, तो माइनस ई के बराबर आ जाएगा बेसिकली। तो ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो क्यू ई जो है हमारे पास रह जाएगा। एफ अप्लाइड विल बी इक्वल टू क्यू ई, एफ अप्लाइड विल बी इक्वल टू माइनस क्यू डॉट ए एल जो है वो हमारे पास माइनस 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 प्लस क्यू ई के बराबर आ जाएगा। जब एफ अप्लाइड की ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ अप्लाइड इंटू डी एल, क्यू ई एल डी एल ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो वर्क डन है वो एज वी आर मूविंग द चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो डी डब्ल्यू एंड देन डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डी डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव है, चूंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज को मूव कर रहे हैं। दूसरा केस अगर देखें जिसमें हम चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे एल की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये एल हम उस वक्त लिख रहे थे जब हम सिंपल कंपोनेंट ऑफ ई इन दी एल डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे। तो अभी चूंकि हम डॉट प्रोडक्ट लेके हमें इसका एंगल पता है कि 180 डिग्रीज है, तो यहाँ पे एल की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल क्यू ई डी एल इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा केस अगर देखें तो
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हम चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में अगर मूव करना चाहते हैं तो इस केस में चूंकि ई और डी एल के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो का होगा, और जब एंगल ज़ीरो होगा तो माइनस साइन जो है यहीं पे मौजूद रहेगा। तो एफ अप्लाइड विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई, और एफ अप्लाइड की ये वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे जनरल इक्वेशन में, तो माइनस क्यू ई डी एल, यहाँ पे भी एल की जरूरत नहीं है, माइनस क्यू ई डी एल ये हमारे पास आ जाएगा। वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दिस केस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो चार्ज को मूव कर रहे हैं। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट ए एल डी एल, ए एल डी एल को डी एल वैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम एक इंटायर लेंथ के ऊपर वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि चार्ज को अगर पॉइंट एक एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं तो कितना वर्क डन इन्वॉल्व होगा, तो उसके लिए हम इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड्स को। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ई डॉट डी एल। तो दिस इज द टोटल वर्क डन और टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास वर्क डन या एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज। अच्छा, ये जो होता है इंटीग्रल, इसको लाइन इंटीग्रल का नाम भी दिया जाता है। The integral expression of the work done in moving a point charge from one position to another is an example of the line integral. Writing it without the vector form to get a better understanding, हमें पता है कि ये जो डी एल है ये ए एल ए एल इंटू डी एल मैग्नीट्यूड, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ई का जब ए एल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ई डॉट ए एल यूनिट वेक्टर, तो ई एल हमारे पास आ जाता है। तो हम यहाँ पे इसको ई एल डी एल के तौर पे लिख सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ई इन द डी एल डायरेक्शन, ई एल इंटू डी एल, जब ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, वेयर ई एल इज द कंपोनेंट ऑफ ई अलॉन्ग डी एल। अब ये जो लाइन इंटीग्रल है ये हमें बताता है कि हम अगर कोई एग्जांपल है इसको कैसे हम वर्क डन या एनर्जी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पाथ चूज करना पड़ेगा, चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हमें पता है अगर, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए बहुत सारे बेशुमार पाथ हम जो है वो चूज कर सकते हैं। कोई 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 जिग जैग पाथ हो सकता है, कोई जो है वो कोई साइनोसाइडल पाथ, कोई मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, आप मीरपुर से लाहौर जा रहे हैं, तो आप हज़ारों डिफरेंट पाथ्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई एक पाथ चूज़ करना पड़ेगा, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आपको पता है। पाथ चूज करके उस पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, और उन स्मॉल सेगमेंट्स के लिए कहता है कि मल्टीप्लाइड द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग ईच सेगमेंट विद द सेगमेंट लेंथ। तो ये चीज़ भी हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलोंग ईच सेगमेंट, तो जो भी हम सेगमेंट लेंगे उस सेगमेंट के अलोंग ई का जो कंपोनेंट होगा वो हम ले लेंगे, और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलोंग ईच सेगमेंट विद द सेगमेंट लेंथ। तो ई एल को डी एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आखिर पे सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, एंड देन ऐड द रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट्स। तो दिस विल गिव अस द टोटल वर्क डन। और यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ अगर सेगमेंट्स हों तो फिर तो हम इंटीग्रल लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स हों तो फिर हमें इंटीग्रल लेने की ज़रूरत नहीं है, हम समेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यानी कि यहाँ पे डीएल की बजाय डेल्टा एल्स हों, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ सेगमेंट्स हों, तो हम यहाँ पे समेशन का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। So the integral is of course the summation, but the integral is taken when the number of segments become infinite. ये एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द फिगर, एंड द फील्ड इज चोजन एज कांस्टेंट थ्रू आउट द पाथ फॉर सिंपलिसिटी। ये इनिशियल पाथ है बी, ये फाइनल पॉइंट है या फाइनल पोजीशन है ए, और इस सारे पाथ, ये सारा पाथ जो है इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो मौजूद है, ये ग्रे कलर में ई मौजूद है, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सिंपलिसिटी के लिए हम कांस्टेंट यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें वेरिएबल फील्ड है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल और फाइनल फाइनल पॉइंट्स में गिवन है, सबसे पहले हमने पाथ चूज किया, ये जो ब्लू लाइन है ये पाथ है बेसिकली जो हम फॉलो करेंगे। और फिर हमने कहा था दूसरा स्टेप ये है कि इस पाथ को नंबर ऑफ सैंपल्स में, नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे,
तो ये 6 सेगमेंट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा L1 है, ये डेल्टा L2 है, ये 3, ये 4, 5 और 6, ये 6 सेगमेंट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। और फिर उसके बाद स्टेप ये था कि मल्टीप्लाई द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलॉन्ग ईच सेगमेंट विद द सेगमेंट लेंथ। अब हर सेगमेंट के अलॉन्ग जो ई का कंपोनेंट है, अब ये सेगमेंट है, अगर डेल्टा L1 सेगमेंट है, ई की ये डायरेक्शन है, तो ई का कंपोनेंट जो डेल्टा L1 डायरेक्शन में है दैट इज EL1। इस तरीके से ई का कंपोनेंट जो डेल्टा L2 डायरेक्शन में है दैट इज EL2। ई का कंपोनेंट अलॉन्ग डेल्टा L3 इज EL3, सो ऑन। तो ये जो ई के कंपोनेंट्स हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको ई के कंपोनेंट्स को उस सेगमेंट की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कहता है कि दी वर्क इन्वॉल्व इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम B टू A इट विल बी, ये हमारे पास है। यहाँ पे चूंकि हम समेशन यूज कर रहे हैं, सेगमेंट्स जो है वो फाइनाइट हैं, तो हमने समेशन यूज कर ली, इंटीग्रल नहीं यूज किया, सिंपल समेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो EL1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L1, ये जो तीसरा स्टेप था कि मल्टीप्लाई द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलॉन्ग ईच सेगमेंट विद द सेगमेंट लेंथ। तो ये कंपोनेंट ऑफ द फील्ड अलॉन्ग डेल्टा L1, तो EL1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L1 प्लस EL2 डेल्टा L2 सो ऑन, EL6 डेल्टा L6, और Q जो है वो साथ सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि EL1 डेल्टा L1 को हम लिख सकते हैं E1 डॉट डेल्टा L1, क्योंकि EL1 वाज द कंपोनेंट अलॉन्ग डेल्टा L1, तो E1 डॉट डेल, यानी कि इसका यहाँ पे मतलब ये है कि यानी कि इस सेगमेंट पे अगर E की वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर E की वैल्यू E1 है, यहाँ पे E की वैल्यू E2 है, यहाँ पे E की वैल्यू E3 है, यहाँ पे E4, यहाँ पे E5 और यहाँ पे E6 है, तो ये E1, E2, E3, E5, E6 आ जाएंगे। जबकि हमें पता है कि E चूंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस पाथ, तो हम यहाँ पे E1, E2, E3 इस सब को खत्म करके सिंपल E जो है वो लिख सकते हैं। तो बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड यूनिफॉर्म फील्ड, तो E1 इज इक्वल टू E2 सो ऑन E6, तो E को कॉमन ले लेंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट, ये हमारे पास सारे पाथ लेंथ्स जो है वो डॉट डॉट के साथ अंदर जो है वो सारे पाथ्स की लेंथ आ जाएगी, डेल्टा सेगमेंट्स की लेंथ आ जाएगी, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 सो ऑन डेल्टा L6। और ये वही क्वेश्चन है। और फिर हमें पता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है वो बेसिकली टोटल लेंथ है गोइंग फ्रॉम B टू A। तो इसको हम कह सकते हैं LBA। ये बेसिकली अगर छः, चूंकि ये 6 वेक्टर्स ही हैं, तो 6 वेक्टर्स का अगर हम सम वेक्टर लें, तो हमारे पास ये यहाँ से B से लेके A तक एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज़ LBA। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा गोइंग टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसी तरीके से हम द सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटीग्रल एक्सप्रेशन। अगर हम सेगमेंट्स को फाइनाइट लेंथ का ना लें, बड़े बड़े सेगमेंट्स ना लें, हम डिफरेंशियल लेंथ्स लें, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेगमेंट्स लें, तो उस केस में हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल B टू A E डॉट DL है। ई चूंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस पाथ, ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, माइनस क्यू ई डॉट इंटीग्रल B to A dl। और ये चूंकि समेशन है, टोटल जो पाथ की लेंथ है वो है हमारे पास, और जो टोटल पाथ की लेंथ है वो हमें पता है कि LBA के ही बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेर द लास्ट इंटीग्रल बिकम्स LBA, तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डॉट LBA। तो ये सेम एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा अगर हम नंबर ऑफ फाइनाइट सेगमेंट्स लें या अगर हम इंटीग्रल जो है ये यूज करें। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट द वर्क डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट पाथ एंड नॉट स्पेसिफिक पाथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है। हम कोई भी पाथ यूज करें, B से A तक जाते हुए, हम यहाँ से ऊपर से यूं घूमते घुमाते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, या यहाँ से यूं इस तरीके से जा रहे हैं, या ये ब्लू लाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, या ब्लैक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, या ये यानी कि जैसे मैं मीरपुर से लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो मीरपुर से लाहौर आप बेशक इंग्लैंड से घूम के आ जाएं, जो वर्क डन होगा वो मीरपुर से लाहौर तक की जो स्ट्रेट पाथ है उसके ऊपर जो डिपेंड करेगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पाथ बी से पाथ पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाते हुए जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक पाथ। पाथ आप कोई भी चूज करें, वर्क डन जो है वो रिजल्टेंट पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट पाथ है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जब हम आगे कुछ एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे,
उसमें हम देखेंगे कि जो डीएल है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसकी जो वैल्यूज हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, चूंकि जो डीएल चूंकि किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसको इन जनरल हम डी एक्स ए एक्स प्लस डी वाई ए वाई प्लस डी जेड ए जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से डीएल में जो तीन लेंथ्स होती हैं, डी रो, रो, डी फाई और डी जी, ये तीन लेंथ्स होती हैं। और इस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डीएल है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। एक एग्जांपल जो है वो इस हवाले से देखते हैं, जो कि इस लाइन इंटीग्रल को यूज़ करेगी और जिसमें हम बेसिकली वेरीफाई करेंगे कि जो वर्क डन है वो स्पेसिफिक पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये एग्जांपल है, कहता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई ए एक्स प्लस एक्स ए वाई प्लस टू ए जी, or we are asked to determine the work expended in carrying a 2 coulomb charge from point B to point A along the shorter arc of the circle। अब ये एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू वन, और ये सर्कल जो है वो जेड इक्वल टू वन प्लेन के ऊपर मौजूद है। जेड इक्वल टू वन इज ए प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर ये सर्कल जो है ये मौजूद है। और इस सर्कल के ऊपर जो है ये को दो पॉइंट्स अगर 101 और ये वाला पॉइंट ए जो है मौजूद हैं, तो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाते हुए जो शार्टर आर्क यूज़ होती है उस रास्ते से जाना है, और बताना है जी कि वर्क कितना एक्सपेंड होगा इसके ऊपर। तो जैसे हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटीग्रल बी टू ए डॉट डी एल, और डीएल जो है ई की वैल्यू हमें गिवन है ये वाली, और डीएल चूंकि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसमें डीएल डी एक्स ए एक्स डी वाई ए वाई डी जेड ए जेड के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इंक्वेशन आ जाएगी माइनस क्यू इंटीग्रल ई डी एल, ये ई की वैल्यू आ गई, ये डी एल की वैल्यू आ गई, ये डॉट प्रोडक्ट लेके सब इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे, और हम जो है बी से ए तक जाते हुए हमने ये लिमिट्स पुट कर दी, एक्स की लिमिट, ये वाई की लिमिट और ये जी की लिमिट। अब यहाँ से यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई एक्स एंड वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू जो होगी सर्कल के लिए, वो वाई की वैल्यू जो है वो वन माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आ जाएगी। तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे हम रखेंगे, ये लिमिट वन टू वन है तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी थर्ड वाली टर्म। तो जब ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन इज माइनस 0.96 जूल। माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खुद ही उस चार्ज को मूव कर रही है और हमें कोई एक्सटर्नल उसके ऊपर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और कहता है कि अगेन फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी दिस 2 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए इन द सेम फील्ड बट दिस टाइम यूज द स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम बी टू ए। और we start by determining the equations of the straight line. Any two of the following three equations of the planes for planes passing through the line are sufficient to define the integral। ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशंस हैं y माइनस, ये जनरल इक्वेशंस हैं y माइनस वाई बी, ये कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर है लाइन, ये वाई जी प्लेन के अंदर है, ये एक्स जी प्लेन के अंदर लाइन की जनरल इक्वेशंस हैं। और वाई बी से मुराद है कि यानी कि बी इज़ द इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, ये फाइनल पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट, और फाइनल ये इनिशियल पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट। तो ये बेसिकली जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, जो पॉइंट हमें बेसिकली गिवन है, बी इज़ 101 और ए इज़ 0.8 0.6 0 एंड 1, ये बेसिकली हमारे पास एक्स बी है, ये वाई बी है, ये जी बी है, ये एक्स ए है, ये वाई ए है, ये जी ए है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली यहाँ पे हम रखेंगे। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव वाई बी, चूँकि ज़ीरो के बराबर है तो वाई इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स माइनस वन। वाई बी जो है एक्स बी जो है किसके बराबर था, एक्स बी भी वन के बराबर है तो एक्स माइनस वन। और ये वाई ए किसके बराबर था, वाई ए इज वाई ए इज 0.6 और वाई बी इज 0। 0.6 माइनस 0, और ये एक्स ए माइनस एक्स बी,
एक्स ए 0.8 और एक्स बी जो है वो 1। 0.8 -1, तो ये इनको डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 3 के बराबर आ जाएगा, -3। -3x-1। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे, ये एक्स और वाई की डिफरेंट पॉइंट की जो वैल्यूज़ है वो रखेंगे, तो z = 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। अब हम फिर वही जो w = -q इंटीग्रल E.dl वो हम करेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से y और x की वैल्यूज़ यहाँ से इन इक्वेशन से निकालेंगे। y की ये वैल्यू आ जाएगी और x की भी यहीं से इक्वेशन निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो वर्क डन जो वो सेम रहेगा, -0.96 जूल। तो पाथ कोई भी चूज करें, वर्क डन विल रिमेन सेम। इसी तरीके से कहता है कि एज ए फाइनल एग्जांपल इलिस्ट्रेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, वी इन्वेस्टिगेट डिफरेंट पाथ्स नियर एन इनफिनिट लाइन इंटीग्रल, इनफिनिट लाइन चार्ज। एज वी नो द फील्ड इज इंटायरली इन द रेडियल डायरेक्शन। यानी कि ये हमारे पास कोई कुछ ऐसे सिलेंडर है, तो सिलेंड्रिकल पाथ है, स्फेरिकल पाथ है, और यहाँ पे z एक्सिस जो है वो इन टू द पेज एंड आउट ऑफ द पेज है। तो z एक्सिस जो है उसके ऊपर इन्फिनिट लाइन चार्ज जिसकी डेंसिटी जो है वो रो एल है वो मौजूद है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो ρl/2πε0 रो ए रो के बराबर होती है, यानी कि रो कंपोनेंट ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट केस में कहता है कि व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज इन द सर्कुलर डायरेक्शन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर है, सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर के अलोंग हम अगर किसी चार्ज को मूव करें, यानी कि डीएल जो है यहाँ पे मौजूद है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा वो हम बेसिकली फाइंड करना है। तो इट शुड बी जीरो एज पाथ is normal to E, or the force on charge is always perpendicular to the path। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये ऐसे रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है, ये रेडियस लाइन है तो रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है, तो ये जो पाथ है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। लेकिन अगर हम फॉर प्रैक्टिस देखें कि इंटीग्रल की मदद से उसको कैलकुलेट करना चाहें, E.dl, तो dl जो है ये जो सरकमफ्रेंस के अलोंग जो dl होगा वो रो डी फाई के बराबर होता है। तो वेक्टर फॉर्म में रो डी फाई ए फाई, ये जो डायरेक्शन है ये फाई डायरेक्शन है। रो 1 डी फाई ए फाई, ये अगर रेडियस रो 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास ई की वैल्यू जो है वो हमने भी देखी कि ई जो है हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज हो तो उस केस में ई की क्या वैल्यू होती है, तो ρl/2πε0 रो ए रो यूनिट वेक्टर। तो ये ए रो यूनिट वेक्टर आ गया, डॉट डीएल के लिए एफ आई यूनिट वेक्टर आ गया। तो ए रो का एफ आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी जीरो। चूंकि इनका आपस में एंगल 90 डिग्रीज होता है, तो ये हमारे पास वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यही सेम एग्जांपल है, लेकिन इसमें हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएं, जी एक्सिस के अलोंग इन्फिनिट लाइन चार्ज मौजूद है, लेकिन अब हम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएं कि रेडियली मूव करें, रेडियस ए से बी तक लेके जाएं, तो सिलेंडर का रेडियस एक तरह से हम बढ़ा रहे हैं। इस केस में जो डीएल होगी वो डी रो के बराबर होगी, और चूंकि ये रो डायरेक्शन में, तो ए रो यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। अब अगर हम डीएल इज डी रो ए रो, अब अगर हम वर्क डन फाइंड करते हैं तो ई की वही वैल्यू है, ρl/2πε0 रो ए रो यूनिट वेक्टर, डीएल इज डी रो इंटू ए रो। इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है, छोटा ए, और फाइनल पॉइंट इज बी। तो ए टू बी ρl/2πε0 डी रो बाय रो। तो यहाँ पे हमें बताया कि ये जो इंटीग्रल होता है डी रो बाय रो, ये नेचुरल लॉग ऑफ रो के बराबर होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ रो जब जब लिमिट्स पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इसके बराबर आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए को हम नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए भी लिख सकते हैं। तो as b is greater than a, natural log of b by a will be positive value, meaning that work will remain negative। क्योंकि लाइन चार्ज यहाँ पे मौजूद है गोइंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो यहाँ से चार्ज को बी तक लेके जाने में वो जो लाइन चार्ज है वो खुद ही इसको पुश करके ए से बी तक ले जाएगा। तो हमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि फील्ड खुद ही इसको ए से बी तक ले जाएगी। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव इन दिस केस।
और यहीं से अगर हम इसको अपोजिट लेके जाना चाहें, बी से ए की तरफ लेके आना चाहें चार्ज को, तो कहता है अगर बी से ए की तरफ लेके आना है तो हमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस के झमेले में नहीं पड़ना. One of the pitfalls in evaluating line integrals is a tendency to use too many minus signs when a charge is moved in the direction of decreasing coordinate value. तो अगर बी से ए तक लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस एरो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली जो है, जो हमारे पास इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, वो लिमिट्स हम अपोजिट कर देंगे. तो जहाँ पे ए टू बी था वहाँ पे बी टू ए कर देंगे. जब बी टू ए करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब जो नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए है, ये अगर आप देखें, ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए था. ये अब लिमिट्स अपोजिट करने से वो नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो गया, हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय बी, या माइनस साइन को खत्म कर दें तो नेचुरल लॉग ऑफ बी बाय ए इसको कर दें, तो ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली जो है ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, जब वर्क डन हम अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेके जा रहे हैं उसको. दिस इज नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस आंसर एंड इज ऑब्वियसली करेक्ट. तो यहाँ तक इसको जो है वो आज रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसे आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.